जिस विषय पर मुझे कुछ बात करनी है उस विषय पर तो काफ़ी चर्चा चिंतन बहुत हो चुका है, पहले भी बहुत हुआ है, मगर उस चिंतन का क्रियान्वयन बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। और वो है हमारा बालक आराध्य देव है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि इष्ट देव मम बालक रामा। बालक बाल राम को उन्होंने इष्ट देव कहा है और हमारे लिए भी वह इष्ट देव ही हैं। मगर क्या आज हम हमारे बच्चों को इस प्रकार से जो देना चाहिए, जिस प्रकार से उनका निर्वहन करना चाहिए, उछेर करना चाहिए, क्या करते हैं? अब ये सोचने के लिए शायद ये विषय मुझे दिया गया होगा। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी में मैंने 6 वर्ष तक कुलपति के नाते दायित्व निभाया है और बालक मेरे लिए चिंतन का विषय रहा है। इसलिए शायद और विश्व में यह एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बालक के बारे में सोचती है और बालक के सर्वांगीण विकास के बारे में काम करती है। वैसे तो हम भारत में वर्षों के कई सदियों पहले, करीब 2500 वर्ष पहले आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो लिखा हुआ है, जो गर्भोपनिषद है, चरक संहिता है, काश्यप संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इन सब महान ग्रंथों में बालक के बारे में और गर्भावस्था से ही बालक का कैसे उसका संपोषण करना चाहिए वह बताया गया है। तो देखें कि भारत में तो यह परंपरा बनी हुई है और गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। अब ये इस विषय के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से यदि सोचा जाए और काम किया जाए तो ऐसे विषयों पर और चिल्ड्रंस राइट्स के बारे में, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट के बारे में शायद बात ही न करनी पड़े। तो गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में भारत ने जो प्रदान किया है विश्व को, आज हर जगह पर ऐसे कोई न कोई अभिमन्यु प्रकल्प जैसे कोई प्रकल्प जर्मनी, फ्रांस में चलते भी हैं, मगर हमारे देश में बेस्ट प्रोजेनी के लिए, अच्छी संतति, अच्छी प्रजा निर्माण करने के लिए हमारा प्रयत्न इस दिशा में नहीं बना रहा है। बालक एक ऐसा पात्र है, ऐसी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर के विकल्प में पूजा जाना चाहिए। ईश्वर का सबसे सही विकल्प, ईश्वर का रूप उसी में समाहित है। आज मुझे कुछ बात करनी है कल्चरल हेरिटेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड राइट्स। अब हम यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सामान्य सभा जो 20 नवंबर 1958 में मिली थी, उसमें स्वीकृत और उसमें घोषित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें बालक के हक, बालक के चिल्ड्रंस के राइट्स के बारे में जो कहा है, कुछ बिंदु हैं और उसमें आज हम किस स्थिति में हैं उसका थोड़ा अंतर संबंध हम स्थापित करें। बालक को स्नेह और प्रेम मिले, उसे हम समझें। बालक को समझना माने बहुत कठिन बात होती है। जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं वैसे वी हैव टू रीड द चाइल्ड। हमने बालक को समझना चाहिए जिसके पास
शब्द कम है, भाषा कम है, अभिव्यक्ति भी कम है, और उसे समझना माने बहुत ही कठिन बात है। इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसका शीर्षक है मनुष्य की प्रथम यूनिवर्सिटी बालक। इस विषय पर बहुत चिंतन मनन करके ऐसा लगता है कि भाई हमारी आज बालक की जिस प्रकार से हम उपेक्षा कर रहे हैं, बालक के बचपन की जिस प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं, बालक है मगर बालक का बचपन खो गया है, उसके ऊपर इतना भार हम दे रहे हैं कि जैसे नाजुक फूल हो, कली हो, वो मुरझा जाती है। आगे कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में पोषण युक्त आहार और स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। आज हमारे देश में भी कई बच्चे भूखे सोते हैं, उनको खुराक नहीं मिलती, पोषण नहीं मिलता, और जैसे कुपोषित बालक उनकी संख्या आंकड़े मिलते हैं, तब पता चलता है कि हमारे देश में भी ये हालत है। और आइंस्टाइन ने तो ऐसा कहा कि जब तक विश्व में कोई एक भी बालक सुखी नहीं है तब तक कोई भी विज्ञान सार्थक नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आगे कहा है निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। क्या हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं? हम तो विद्या का विक्रय करते हैं। हम तो केजी नर्सरी प्ले ग्रुप में डालने के लिए एक 1.5 लाख रुपयों की राशि उसमें विद्यालयों को देनी पड़ती है, हमारे पेरेंट्स को। तो निःशुल्क शिक्षा का तो स्वप्न ही रह गया है, दिवा स्वप्न है। खेल कूद की सुविधा देनी चाहिए। आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल कूद के बारे में तो बहुत सोचा है और बहुत उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसे खेल महोत्सव, और यहाँ गुजरात में भी खेल का उत्सव काफ़ी नेशनल गेम्स चलती है, बहुत सारे प्रावधान उन्होंने किए हैं। उसके स्वत्व और स्वाभिमान की रक्षा हो, ऐसा भी कहा है। स्वत्व और स्वाभिमान, अब तो हम तो बालकों को अपने विचार थोप देते हैं। बालक ने क्या सोचना है, क्या करना है, ये इसका डिक्टेशन तो पेरेंट्स ही करते हैं। तो उसको तो उसका स्वतंत्र और मौलिक व्यक्तित्व उसका हम स्वीकार ही नहीं करते। हम जो सोचते हैं वैसा बालक ने करना है, अनुशासन में रहना है। इष्ट देव मम बालक रामा, मगर वो इष्ट नहीं रहा, वो शिष्ट रहा है या विशिष्ट रहा है। तो ये ऐसी स्थिति हम क्यों निर्माण कर रहे हैं? रुडयार्ड किपलिंग करके एक चिंतक है, उन्होंने कहा है बालक कहता है कि मुझे मेरे 6 वर्ष केवल आप दे दो, गिव मी ओनली 6 years ऑफ माई लाइफ, बाकी के सब आप ले लो। मगर क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते। उन्हीं 6 वर्षों में तो हम उसके ऊपर इतना भार लाद देते हैं कि बालक आगे विकास ही नहीं कर पाता। उसके स्वत्व और स्वाभिमान का हनन, उसको बचपन से ही पनिशमेंट देना, और टाई बूटेड शूटेड करके जैसे खिलौना है कि चाबी भरते हुए विद्यालय में भेज देना, कोई नर्सरी केजी में भेज देना, ये एक प्रकार से कितनी पनिशमेंट है बच्चों के लिए। मगर हम तो कहते हैं कि उसको उसके स्वाभिमान की रक्षा हो, उसका स्वत्व टिका रहे। एक आगे ऐसा बहुत अच्छा वाक्य बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, राष्ट्र और राष्ट्रीयता का बोध हो, राष्ट्र का बोध हो, राष्ट्रीयता का बोध हो। जब तक हम इंडिया कहेंगे राष्ट्रीयता का बोध होने वाला नहीं है। मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि हमने हमारे देश को भारत ही कहना चाहिए।
भा में रत भारत कहते हैं, जो तेजोमय है, जो तेज की प्रवृत्तियों में रत है, कार्यरत है, तेजस्विता की आराधना करने वाला जो देश है वो। तो भा माने आभा, विभा, प्रभा, इस प्रकार के शब्द जो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भा का अर्थ तेज होता है, और ये तेजोमय देश है हमारा। भारत माने तेज में प्रवृत्त है। मगर हम भारत नहीं सिखाते, हम तो इंडिया सिखाते हैं, इंडियन सिखाते हैं। और जब तक ये कहेंगे राष्ट्रीयता का बोध ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया शब्द से केवल 300 वर्षों का बोध होगा, इतिहास होगा उसके सामने, मगर भारत कहने से हजारों वर्षों का इतिहास उसके सामने होगा। आगे जो एक बात बताई है, यदि दिव्यांग हो बालक तो उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तो दिव्यांग शब्द प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, हम जानते हैं कि उसके लिए भी काफ़ी यत्न हो रहे हैं। विपत्तियों में विशेष चिंता करनी चाहिए। बालक विपत्तियों में जरा डर जाते हैं, उनको वो रोने लगते हैं, संभालना पड़ता है उनको। समाज बोध किया जाए। अब जैसे राष्ट्रीयता की बात है, वैसे समाज बोध की भी बात बताई है उन्होंने, क्योंकि वह एक केवल एक अलग से व्यक्ति नहीं है, वो समाज का एक अभिन्न अंग है। तो कैसे प्रतिपल उसको ऐसी प्रतीति हो कि वो इस समाज का एक अंग है, और ये समाज के लिए भी उसका धीरे धीरे कर्तव्य है, उसकी आत्मीयता बनी रहे। इस प्रकार से परिवारों से ही यह शिक्षा उनको, बच्चों को मिलनी चाहिए कि भाई ये पूरा समाज हमारा है, ये भारत देश हमारा है। उसकी निजी शक्तियों का विकास किया जाए। अब ये जो है ना बहुत महत्वपूर्ण विषय है, निजी शक्तियों का विकास किया जाए। अंतर्निहित शक्ति तो बच्चों में होती ही है, मगर अंतर्निहित शक्तियों का विकास हम कैसे करते हैं? उनका एटीट्यूड जानते ही नहीं, उनको समझते ही नहीं। अब उनकी क्या है रुचि, प्रकृति, उसको खेलकूद में रस है, उसको हम गणित विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। उनको जिस विषय में रुचि होती है वो उस विषय में हम काम ही नहीं, आगे उसको बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो कैसे बालक विकास कर पाएगा? और शक्ति जो है वो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और भावात्मक, इन 5 प्रकार की शक्तियों का विकास हमने करना चाहिए। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इन 5 का सम्यक और संतुलित विकास हो, तभी बच्चों की शक्तियों का विकास होगा। बच्चों में शांति और विश्व बंधुत्व की भावना प्रतिष्ठित की जाए। विश्व बंधुत्व की भावना स्वाभाविक है, ऐसा ही कहेगा, मगर पहले हमने उनको समाजाभिमुख करना है, राष्ट्राभिमुख करना है। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि और परमेष्टि, ये जो सप्तपदी है विकास की, ये बच्चों के लिए धीरे धीरे क्रमशः प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है ये, और ये करना चाहिए। अंत में एक बात बताई है, जाति, पंथ, संप्रदाय और रंग भेद, वहाँ रंग भेद ज़्यादा है विदेशों में, तो वहाँ रंग भेद का भी उल्लेख है। जाति, पंथ, संप्रदाय और रंग भेद के किसी भी भेदभाव से मुक्त वह अपना मुक्त रूप से विकास कर सके, इस प्रकार का वातावरण हमें उनको देना चाहिए। ये भी समझ में आने वाली बात है कि संकुचितता न हो, व्यापकता हो, वैश्विकता हो, धीरे धीरे क्रमशः वो अपना जो कर्तव्य है, अपना जो परिवार की जो शिक्षा है, परिवार में से जो वातावरण मिलता है, उसके अनुसार उसका जीवन ढलता है। बकस्टन नामक एक चिंतक ने ऐसा कहा है कि बालक के प्रति हमारा प्रथम कर्तव्य उनको सुखी करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अन्याय करते हैं। किसी भी भौतिक वस्तुओं से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। भौतिक वस्तुओं की पूर्ति मतलब क्या? मैं 3 वाक्य मेरे प्रवचन में कहता रहता था जब मैं अभिभावकों के सम्मुख बोलता था।
या कुछ शिक्षकों के सम्मुख बात करता था। तो बच्चे को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, उसको प्रेम चाहिए। बच्चे को पैसा नहीं, प्रेम चाहिए। बच्चे को संपत्ति नहीं, समय चाहिए। अभिभावकों का, पेरेंट्स का, परिवार का, समाज का समय चाहिए उसको। हम समय नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे पास समय नहीं है ना, मगर बच्चे को देना है समय। और तीसरा वाक्य जो मैं बोलता हूँ, बच्चे को उपदेश नहीं, उदाहरण चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हम, केवल उपदेश दे देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर हम करेंगे तो हमें देख करके बच्चा सीखेगा। तो बच्चे के राइट्स के साथ हमारा कर्तव्य भी है, कर्तव्य जुड़ा हुआ है। बच्चे के हक, बच्चे के राइट्स और उसके साथ साथ हमारा कर्तव्य, दोनों साथ चलने चाहिए। गुजरात में भरूच में भृगु कच्छ, जिसका प्राचीन नाम है भरूच भृगु कच्छ, उसमें पंडित ओमकार नाथ जी ठाकुर करके एक महान संगीतकार हुए। उन्होंने एक वाक्य, बहुत व्यावहारिक वाक्य उन्होंने कहा, बालक में बचपन से ही साथ बोलने चलने की, गाने की और साथ में काम करने की आदत डालनी चाहिए। सर्वसमावेशकता कहते हैं, और इसमें तो साथ काम करो, कुछ सिखाओ, काम करते करते सीख जाएगा। तो साथ में बोलने चलने की, वो अपनी हमारी भाषा से वह भाषा सीखता है। तो हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हम झगड़ा करते हैं वो झगड़ा करेगा, हम आपस में लड़ते हैं वो लड़ेगा, हम मारते हैं किसी को तो वो मारेगा। तो इस प्रकार से बच्चे का विकास जो है हम पर निर्भर है। बच्चा तो अपनी अंतर्निहित शक्तियों को लेकर के जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, मगर हमने उसको संवारना है। खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बालक यह कोई बर्तन नहीं है, खाली बर्तन नहीं है कि जिसमें हम जो भी विचार डालना चाहें वो डाल दें। ये खलील जिब्रान ने भी ऐसी एक बात कही है। एलिजाबेथ टेलर का भी नाम हम जानते हैं सब। उन्होंने कहा है कि बालकों को बड़े करने में एक ही बात महत्वपूर्ण है। बराबर ध्यान से सुनने जैसी बात है। बालक को बड़े करने में एक ही बात पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है, और वह है धीरज कब गंवाना, धैर्य कब खोना। ये परिवार ने जानना चाहिए, अभिभावकों ने जानना चाहिए। यहाँ कुछ गुजराती मित्र भी बैठे हुए हैं, तो मेरे अंत में एक कवि नानालाल, जो इस गुजरात की धरती पर महान कवि हुए हैं, उनके एक छोटी सी 4 पंक्ति में बोलूँगा। जलभर नव वर्षानी वादळीओ छे, जलभर नव वर्षानी वादळीओ छे, मनुकुलना भावी भंडार छे। मनुना कुलना लोको छीए आपणे। मनुकुलना भावी भंडार छे बाळको। आशा छे, उत्साह छे, उन्नति छे। बाळकोनो महान छे महिमा। कवि नानालाल આજથી 200-250 વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા છે, અને એવા कविए પણ ખૂબ સરસ વાત, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये जो बालक है वो नववर्षा, जैसे जल बरसाती है, जो बादल हैं, बादली जो छोटी छोटी बदलियाँ हैं, वो उसकी तरह एक निर्दोष है। मनुकुल के भावी भंडार हैं, हमारी परंपरा के वो आगार हैं, भंडार हैं, और उनमें आशा है, उत्साह है, उन्नति है। ऐसे बालकों का महिमा करना, उनका बहुत ध्यान रखना, यह हमारे पूरे समाज का कर्तव्य है। और तभी बेस्ट प्रोजेनी, जिसे हम कहते हैं, उन्नत भावी उन्नत प्रजा, भविष्य की उन्नत प्रजा हम निर्माण कर पाएंगे, और तभी 1947 संभव होगा। गर्भ संस्कार से शुरू करें और अच्छी तरह से बालकों का ग्रोथ करें, उनके प्रति ध्यान दें। मेरे ख्याल से इतना कह करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। और मुझे यहाँ पर बुलाया
और इस प्रकार से बच्चों के बारे में कुछ कहने का मौका दिया। मैं सौरभ पांडे जी का और इंडिया थिंक काउंसिल का आभारी हूँ। धन्यवाद।